क्या न्यायालय की भी कोई पर्टिकुलर भाषा होती है? संसद विधि द्वारा अन्य कोई प्रावधान ना कर दे तब तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। तो भारत में एक ही भाषा चलती है, उसकी बोलियां अलग अलग हैं, उसके रूप अलग अलग हैं। भारत में न्याय संभव है तो केवल एक भाषा में, भारत की भाषा, भारत की राजभाषा, जो भारत के संविधान ने अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित की है, भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि है। लेकिन शर्त एक है कि आप रोइए अंग्रेजी में। क्या ये संभव है? तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है यो विषय, पढ़ने लिखने वाले बड़का खतर है भाई। और विषय है हिंदी। बहुत लंबे समय से मैं जब ये जिक्र चला तो मैंने पता लगा HCS के भाई या जुडिशरी के भाई हिंदी की तवज्जो कर रहे थे, भाई हिंदी भाषा इन्वॉल्व हो इन मामले में, क्योंकि जुडिशरी के अंदर हिंदी हरियाणा के अंदर तो नहीं थी एटलीस्ट, लेकिन अभी आ गई तो कैसे आई, कौन ले आया, किसके मार्गदर्शन में आई, फ़ायदा नुकसान के है, सारी बात करांगे। फ़िलहाल हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर हूँ, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, और हमारे साथ हैं नवीन जी। सर जी नमस्कार। राम राम। नमस्कार जी, राम राम। सर आप भारतीय भाषा आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं और स्वदेशी भाषा शोध के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब भाषा की बात होती है तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पहली के भाषा के बारे में जो आम धारणा है, मातृभाषा हम उसको बोलते हैं, माँ बोली। क्योंकि बच्चा जन्म से पहले जब साइंस आज की ये कहती है, हालांकि हमारे यहाँ तो बुज़ुर्गों ने महाभारत में अभिमन्यु वाली कहानी हम सब ने सुनी है, तो जिक्र कराया कि भाई जब बच्चा 7 महीने का गर्भ में हो जावे तो वो सुनने समझने लग जाता है। तो उस समय जो शब्द मेरे कानों में पड़े या किसी भी व्यक्ति के कानों में पड़े हैं, वो उसकी माँ और पिताजी के शब्द होते हैं जो माँ की भाषा में होते हैं। माँ अपनी भाषा में दुलार करती है, इसीलिए उसको, क्योंकि जन्म से दुनिया में आके पहली सांस लेने से पहले जिस भाषा से मेरा परिचय हो जाता है माँ के माध्यम से, इसलिए वो माँ बोली कहलाती है। हाँ। क्या? तो दूसरा एस्पेक्ट उसका जो आता है वो ये है कि क्या न्याय, मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो क्या न्याय किसी अन्य भाषा में देना संभव है? फैसले तो हो सकते हैं किसी विदेशी भाषा में, हमारा ये मानना है, लेकिन न्याय संभव नहीं है। कारण, एक छोटा सा उदाहरण, एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय से हुए फैसले का जिक्र करते हुए मैं स्पष्ट कर देता हूँ और बहुत बेहतर समझ आएगा। हुआ ये कि एक मर्डर का मुकदमा जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया और उस में एक गवाह ने गवाही ये दी थी कि जिस समय कत्ल हुआ उस समय खेत में बाजरा खड़ा था। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट में अनुवाद होता है, ट्रांसलेटेड वर्जन जाता है, तो जो वकील साहब बहस कर रहे थे उनको पता था कि हिंदी भाषा से, भारत की भाषाओं से माननीय न्यायाधीश जो निर्णय करने वाले हैं उनका परिचय नहीं है। तो उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद पढ़ा कि बाजरा वाज स्टैंडिंग इन दी फील्ड व्हेन मर्डर टुक प्लेस। तो वकील ने आर्ग्यू जो कराया भाई साहब कि बाजरा तो सबसे इम्पोर्टेंट गवाह था, चश्मदीद गवाह था जो कत्ल के वक्त मौजूद था, और उसको तो इन्होंने गवाह तक नहीं बनाया, गवाही नहीं ली, तो कैसे मान लें कि यही दोषी है? सबसे बेहतर तो मिस्टर बाजरा बता सकते थे कि कत्ल किसने कराया, इस भाई ने कराया कि ना कराया, और वो बरी हो गया। ये अनुवाद का और भाषा का न्याय का संबंध है, आप समझिए। इज इट फैक्ट? जी, ये एक डिसाइडेड केस का फैक्ट है जो हमने हमारे सीनियर एडवोकेट साहिबान से अनेकों बार, अनेक जगह इसका जिक्र होता है, आम वकील इसको जानता है मुकदमे को। मतलब ये तो मिरेकल है। ऐसे बहुत सारे मिरेकल होते हैं जी। अच्छा, मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा, समस्याएं आएंगी मेरे ख्याल से। अब हिंदी जुडिशरी में आ गई है, एक वकील के लिए बड़ा मुश्किल है। अब अगर हम हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट,
एक वकील एक जज के बीच में सामंजस्य जो इंग्लिश में था, जो बड़ा आसान था, जो हमें लगता है भाई हाँ इंग्लिश में ठीक है, अच्छा है, दोनों इजीली समझ पाते हैं। अब हिंदी आ गई, एक वकील जो आप बिलोंग्स हरियाणा से ही हैं शायद, हाँ जी, लेकिन जज हो सकता है साउथ से हो। अब उत्तर भारत की भाषा, दक्षिण भारत की भाषा, वो कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकती है? जिस जज ने, माननीय जज साहब ने साउथ में रह के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ पढ़ी है, अब वो हिंदी में करेंगे क्योंकि इंग्लिश तो पूरे इंडिया में है। अब वो ये कैसे मुमकिन है? देखिए कई सारे भ्रम हमारे बीच हैं जिनको लेकर मैं भी 50 साल से ऊपर का हो लिया और 50 साल जी लिया। कई सारे भ्रम मेरे पिछले मैं इससे 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2010 में हमने ये काम शुरू किया था। तो पिछले 13 साल में मेरी जो कई सारी गलतफहमियां थी वो टूटी। उसमें से एक ये भी थी कि भारत में 2 भारतीय भाषाओं के परिवार हैं, एक दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, एक उत्तर भारत की, जबकि सत्य ये है कि भारत में केवल एक भाषा है। ये बात बहुत से लोगों को पहली बार में बड़ी अजीब लग सकती है, अटपटी लग सकती है, सहन करना, हजम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं खुद शॉक्ड हूँ। मेरा ये कहना है कि यदि आप भारत में, अब हम चंडीगढ़ से चलना शुरू करें और कन्याकुमारी तक जाएं, यदि हम बाय प्लेन जाएंगे तो भाषा बदल जाएगी, लेकिन आप पैदल जाके देखिए भाषा बदलेगी ही नहीं। आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कब तमिल बोलने लग गए, समझने लग गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक उदाहरण दे देता हूँ। पंजाब और हरियाणा के बीच में हम बैठे हैं। पंजाब में आप अमृतसर से चलिए तो पंजाबी बदलते बदलते चंडीगढ़ तक आते आते हिंदी के इतने सारे शब्द उसमें मिल जाते हैं कि नारायणगढ़ वगैरह में जो हिंदी या जो हरियाणवी बोली जाती है वो रोहतक की हरियाणवी से बहुत अलग है। इसी प्रकार पंजाब में माझे की पंजाबी दुआबे की पंजाबी से बहुत अलग है, लेकिन यदि हम पैदल चलेंगे तो कब बदल गई पता भी नहीं चलेगा। आप महाराष्ट्र से अगर कर्नाटक जाते हैं तो कब आप मराठी से कन्नड़ बोलने लग गए आपको खुद नहीं पता चलेगा। एक दिन सीखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं का उद्गम स्थल एक ही है, वो एक ही भाषा से पैदा हुई हैं, वो है संस्कृत। और एक और बहुत दिलचस्प बात आपके साथ साझी कर लूँ, वो ये है कि अगर ये 2 भाषा परिवार होते तो जैसे वर्णावली हिंदी और अंग्रेजी की अलग है तो भारत में वर्णावली अलग होनी चाहिए थी, तमिल की, मलयालम की, मराठी की, असमिया की, बांग्ला की। लेकिन मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य था जब मुझे ये पता चला कि भारत में हर भाषा में, चाहे तमिल है, चाहे मलयालम है, चाहे असमिया है, अ से शुरू होकर ग तक वर्णावली जाती है। सब में क क ग ग चलता है, चाहे कन्नड़ है, चाहे वो गुजराती है या वो पंजाबी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है उड़े अड़े का, लेकिन वहाँ भी का गा वही चलता है। तो सारी भाषाएं क्योंकि एक हैं इसीलिए उनको सीखने का, उनका फनेटिक जिसको बोलते हैं, उच्चारण वो जो है अ आ वर्णावली वही है ग तक। ये तो मतलब दिमाग हिल गया सच में। आपने कहा ना जब हवाई जहाज में यहाँ से बैठ के कन्याकुमारी जाएंगे तो भाषा परिवर्तन है, पैदल जाएंगे तो भाषा परिवर्तन है ही नहीं। सच कह रहे हो आप, भाषा वो सीख ही जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो भारत में एक ही भाषा चलती है, उसकी बोलियां अलग अलग हैं, उसके रूप अलग अलग हैं। और आप अध्ययन करके देख लें, हम भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं स्वदेशी शोध संस्थान के अंतर्गत, तो वहाँ हमने ये पाया कि 80% शब्द मलयालम में हिंदी के वो एज इट इज़ यूज़ होते हैं। समुंदर, स्वागत, नमस्कार सारे भारत में चलता है, ठीक है जी। इसी प्रकार तमिल में सबसे कम 40% शब्द जो है वो हिंदी वाले एज इट इज़ चलते हैं। तो सभी भारतीय भाषाओं एक दूसरे के नज़दीक हैं। आप भोजपुरी के बाद कभी ये छोटा सा तजर्बा करके देख लीजिए, YouTube पर भोजपुरी गाना चलाइए थोड़ी देर और उसके बाद अगला गाना आप उड़िया का प्ले करिए। आपको समय लगेगा ये समझने में कि भाषा बदल गई। आपको लगेगा शायद आप भोजपुरी ही सुन रहे हैं, लेकिन असल में आप उड़िया गाना सुन रहे होंगे। तो इतनी नज़दीक हैं ये भाषाएँ।
मेरे तो सारे सवाल ही खत्म हो गए जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो इंग्लिश से हिंदी में आए हैं, इसके लिए इस मशक्क़त करने के दौरान कितने लंबे समय की आपको लड़ाई लड़नी है? देखिए, जैसा मैंने आपसे साझा किया, 2010 में कुछ वकीलों ने दिल्ली में एक बैठक के दौरान इस विषय को हमने लिया और धीरे धीरे ये चलते चलते भारतीय भाषा आंदोलन का रूप ले गया। पहले हम इसे भारतीय भाषा अभियान कह रहे थे, तो और 13 वर्षों में हमने 1000 से ज़्यादा संगोष्ठियाँ की भारत में, और भारत के 29 राज्य हैं, 29 के 29 राज्यों में भारतीय भाषा आंदोलन गया। पंजाब हरियाणा में हमने कोई ज़िला ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ की कम से कम 2 बार भारतीय भाषा आंदोलन ने यात्रा नहीं की। हरियाणा सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम मांग पत्र हर जिला बार ने भेजा। उसके बाद हमने हरियाणा में एक मांग पत्र तैयार करके उस पर विधायकों के हस्ताक्षर करवाए। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पार्टी राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर नेताओं ने 90 विधायक हैं हरियाणा में हमारे, हम 78 से मिल पाए। 78 के 78 ने इस बात पर हस्ताक्षर किए हमारे मांग पत्र पर कि हिंदी को और पंजाबी को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की भाषा कामकाज की बनाया जाए। इसमें कोई राजनीति हुई नहीं है, सब ने दिल खोल कर 3 मिनट से अधिक का समय मुझे किसी के हस्ताक्षर लेने में नहीं लगा। पंजाब में हम गए, हमारे वहाँ 117 विधायक हैं, उसमें से 96 विधायकों ने 96 MLAs ने खुशी से हस्ताक्षर किए। उसमें कांग्रेस भी है, आप भी है, बीजेपी भी है, अकाली दल भी है। पंजाब की बता रहे हैं अभी? जी, मैं पंजाब और हरियाणा दोनों का बता चुका। हरियाणा में 90 में से 78, पंजाब में 117 में से 96। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमने संसद में सांसदों के सम्मुख 2019 में ये विषय ले जाने का निर्णय किया कि अखिल भारतीय स्तर पर सभी भारतीय भाषाएं उच्च न्यायालयों में आए। तो उसके लिए सांसदों से मिलना 2019 में हमने शुरू किया, जुलाई के महीने में। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो पहले 6 हस्ताक्षर हिंदी और भारतीय भाषाओं के हक में जिन सांसदों ने किए वो DMK के सांसद हैं तमिलनाडु से। मुझे कुल 64 सांसदों से मिलने का मौका मिला। 64 के 64 सांसदों में से एक ने भी मना नहीं किया। दक्षिण के 5 राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के सांसद उसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हर 14 राजनीतिक दलों के 64 सांसदों के हस्ताक्षर इस मांग पत्र पर हमें मिले। वो हमने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सौंप दिए 2021 में, और वो बड़े खुश हुए ये जानकर। और उसके बाद उन्होंने जो पहला राजभाषा सम्मेलन बनारस में आयोजित किया, उसमें भारतीय भाषा आंदोलन को आमंत्रित किया और हमारे 21 सदस्य वहाँ उस सम्मेलन में शामिल हुए। इकलौता भारतीय भाषा आंदोलन गैर सरकारी ऐसा संगठन था जिसको प्रथम राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्रालय के द्वारा आमंत्रित किया गया था। मतलब पूरा इंडिया एक है, इसमें कोई शक नहीं भाषा को लेकर। बिल्कुल, भारतीय भाषाओं के हक में न केवल राजनीतिक एकता है बल्कि कानूनी रूप से भी भारत का संविधान, भारत का राजभाषा एक्ट अधिनियम जिसको हिंदी में हम कहते हैं, उसके साथ साथ संबंधित राज्यों का राजभाषा अधिनियम जो हैं वो इस बात का समर्थन करते हैं। कानून पूरी तरह भारतीय भाषाओं के हक में है। ये अब नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने भाषा को लेकर दिए जो कानूनी अधिकार हैं उनका उपयोग करूं और आगे बढ़ूं। आपने इस काम के लिए इतनी जो ताकत लगाई, मशक्क़त की, इससे अगर हम हटके, मेरा दूसरा सवाल ये, क्या न्यायालय की भी कोई पर्टिकुलर भाषा होती है? देखिए, भारत के संविधान में अभी तक इंग्लिश ही चल रही थी। अनुच्छेद 348 है जो ये कहता है कि
जब तक संसद विधि द्वारा अन्य कोई प्रावधान ना कर दे, तब तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। लेकिन अनुच्छेद 348 का ही दूसरा भाग 2 कहता है, वो कहता है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल यदि चाहें तो अपने राज्य की भाषा अथवा हिंदी को अपने राज्य के उच्च न्यायालय की भाषा के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राज्यपाल ये पावर सीधे सीधे उच्च न्यायालय की भाषा तय करने की ताकत भारत के संविधान ने संबंधित राज्य के राज्यपाल को दी है। और भारत के 4 राज्यपाल आज तक इस शक्ति का प्रयोग करके, यानी कि अनुच्छेद 348(2) के द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करके अपने राज्य की भाषा को अपने राज्य के उच्च न्यायालय की भाषा के रूप में प्राधिकृत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसकी भाषा हिंदी 1906 में बनी, आज नहीं 1906 में। उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, 4 उच्च न्यायालय भारत में ऐसे हैं जिनमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में न केवल मुकदमे दायर होते हैं, बहस होती है, बल्कि फैसले भी हिंदी भाषा में आते हैं, मिलते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय की कोई भाषा होती है कि या किस भाषा में वो न्याय देते हैं? देखिए, इस मामले में मैं ऐसा मानता हूं कि भारत थोड़ा पिछड़ा है। कारण ये है, स्विट्जरलैंड जैसा राज्य देश छोटा सा देश है जो केवल एक चीज़ पर 90% उसकी इकोनॉमी निर्भर करती है। वो क्या है? टूरिज़्म, यानी कि पर्यटन। तो यानी कि दुनिया भर से वहाँ लोग जाते हैं, हम सभी जानते हैं। परंतु आपके लिए शायद आश्चर्यजनक हो, आपको पूरे स्विट्जरलैंड में एक भी बोर्ड अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। सारे के सारे बोर्ड वहाँ की लोकल भाषा स्विस में लिखे होते हैं। इसी प्रकार वहाँ के यदि आप न्यायालय में चले जाएं तो वहाँ के न्यायालय की भाषा उनके अपने देश की भाषा स्विस भाषा है। केवल उसका अल्फ़ाबेट रोमन होता है, इसलिए हम ABCD में जब उसको पढ़ते हैं तो पहली नज़र में हम पढ़ते नहीं हैं, हमें देख के लगता है शायद अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन असल में वो लिखा उनकी अपनी भाषा में होता है। यूरोप में 52 देश हैं जिनमें से केवल 4 देशों में अंग्रेजी चलती है। 48 देशों में अंग्रेजी आपके काम नहीं आएगी किसी भी प्रकार से, न्यायालय में बिल्कुल नहीं है। और बहुत दिलचस्प बात यहाँ मैं ये बता दूँ कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो भाषा के नाम पर अस्तित्व में आया है और वो देश है बांग्लादेश। भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ। हम ये जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया असल में वो बांग्ला भाषा के नाम पर आया, इसीलिए उन्होंने अपने देश का नाम भी बांग्लादेश रखा। 47 के बाद जब पाकिस्तान बन गया पूर्वी और पश्चिमी, तो उन्होंने तय किया कि हमारे देश की राजभाषा उर्दू होगी। लेकिन बांग्लादेश जो था, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसके लोगों ने उर्दू को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषा बांग्ला है, हम अपने सभी सरकारी शिक्षा के, प्रशासन के, न्याय के कार्य बांग्ला भाषा में करेंगे। और उन्होंने संघर्ष किया और 1971 में भाषा के नाम पर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो मैंने कुल दुनिया के 58 देशों का जब हम लोगों ने अध्ययन किया, वहाँ के बारे में पता किया, तो पाया कि छोटे छोटे देश भी, मलेशिया जैसा देश, बांग्लादेश जैसा, स्विट्जरलैंड का मैंने उदाहरण दिया, ये सभी देश अपने लोगों को न्याय उनकी अपने देश की भाषा में देते हैं। भारत में अंग्रेजी गुलामी की मानसिकता का परिचायक है। देश आज़ाद है तो स्वतंत्र में तंत्र भी अपना होना चाहिए और स्वयं की भाषा में होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि भारत आज़ाद तो हुआ है लेकिन स्वतंत्र होना भी बाकी है। जब हमारा तंत्र हमारी भाषा में काम करना प्रारंभ कर देगा, तब मैं मानूंगा कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया।
हमारी जो जुडिशरी है, LLB की पढ़ाई है या BSc है या जैसे एडवोकेट हैं आप, जज साहब हैं, ये सारी पढ़ाई इंग्लिश में है। क्या वो हिंदी में हो जाएगी? अगर हिंदी में हो जाएगी तो जो रेल शब्द हम बोलते हैं, लोपथगामिनी, माचिस बोलते हैं, दिया सलाई, या इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं, क्या उसको प्योर हिंदी में ही पढ़ना होगा? देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प एक पहलू है भाषा का। जी। कभी भी समयानुकूल चीज़ें होती हैं और देशानुकूल, यानी कि प्राचीन से वो लो जो समयानुकूल हो और बाहर से वो लो जो देशानुकूल हो। तो भाषा, पहनावा, भोजन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो परिस्थिति के अनुसार होती हैं, जैसा जहाँ का वातावरण है उससे उपजती हैं, स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं। आप राजस्थान में हो, मई जून के महीने में कोट पैंट डालकर जा सकते हैं क्या? बहुत अटपटा लगता है, लेकिन हम इतने समझदार हो गए, विद्वान हो गए। मैं भी आपके सामने अभी भी कोट डाल के बैठा हूँ, बाहर टेम्परेचर इस समय 40 डिग्री है, तो ये किस दृष्टि से समझदारी कही जा सकती है, आप बताइए। तो यानी कि जैसा मैंने बाजरे का उदाहरण दिया, या ऐसा बहुत सारे मुकदमों में होता है कि जहाँ पर जो गवाह गवाही देने आता है वो लोकल भाषा में, अपनी भाषा में गवाही देता है, उसका अनुवाद हम अंग्रेजी में करते हैं तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जब अंग्रेजी हम पर थोपी गई, वो केवल इसलिए थोपी गई ताकि हम रंग रूप और चेहरे मोहरे से तो हिंदुस्तानी रहें, लेकिन दिमागी रूप से हम अंग्रेज हो जाएं। और वही तंत्र काम कर रहा है। आज भी 2011 का सेंसस जो लेटेस्ट मान्य है आज तक अभी, उसके अनुसार भारत में केवल 3% भारतीयों को अंग्रेजी आती है। तो यानी कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमने 97% भारतीयों को भारत के सारे प्रशासन तंत्र, न्याय तंत्र से बाहर कर रखा है। तो क्या भारत का सारा तंत्र केवल 3% लोगों के लिए काम करेगा? ये कैसी स्वतंत्रता है, ये कैसी आज़ादी है कि मुझे अपनी भाषा में अपना कष्ट अपने न्यायालय में जाकर बताने की अगर छूट नहीं है। दरवाजे से बाहर मैं अपनी भाषा बोल सकता हूँ, लेकिन न्यायालय के दरवाजे से अंदर जाते ही मुझसे कह दिया जाए कि हम आपका कष्ट दूर करेंगे, हम आपकी पीड़ा का निवारण करेंगे, लेकिन शर्त एक है कि आप रोइए अंग्रेजी में। क्या ये संभव है? क्या न्याय हो पाएगा? मेरा प्रश्न केवल इतना सा है। और अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है। यदि हम अंग्रेजी सीख सकते हैं तो हिंदी जिसे नहीं भी आती, मैं मान लेता हूँ, पहले तो मैंने साबित किया कि ऐसा है ही नहीं कोई भारत में जिसे हिंदी ना आती हो। ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, आप इसका अध्ययन कर लीजिए, गहराई से चिंतन कर लीजिए, आपको ये सत्य लगेगा। और सभी जानते भी हैं, समझते भी हैं। मैंने पूरे देश में 26 राज्यों का भ्रमण किया है। मैं तमिलनाडु के इंटीरियर में भी गया हूँ, बिल्कुल पिछड़े गांव में। वहाँ मुझे कोई समस्या हिंदी में बोलने पर नहीं आई। यदि वहाँ जहाँ जिन्होंने स्कूल नहीं देखे, ऐसा तमिलनाडु के गांव में, मैं असम में गया, आपके लिए शायद आश्चर्यजनक हो, मेरे लिए भी उतना ही सुखद आश्चर्य था। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने टैक्सी को हाथ दिया, टैक्सी वाले से कहा आई वांट टू गो टू सो एंड सो प्लेस, और आगे से टैक्सी वाला कहता है भाई साहब कृपया हिंदी में बोलें। तो मेरे लिए तो एक नई दुनिया खुल गई। ये क्या हुआ? मुझे लगा शायद वो बाहर का होगा। जब मैंने उससे परिचय पूछा, बातचीत की, तो मुझे पता चला कि असम में कोई व्यक्ति, कोई गांव, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसे 2 भाषाएं ना आती हों। अनिवार्य रूप से 2 भाषाओं में असम का हर नागरिक बोलता है, असमिया और हिंदी। इसी प्रकार का अनुभव मुझे गुजरात में हुआ, यही अनुभव मेरा महाराष्ट्र का है, यही अनुभव मेरा केरल का भी है। तो भारत में न्याय संभव है तो केवल एक भाषा में। भारत की भाषा
भारत की राजभाषा, जो भारत के संविधान ने अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित की है, भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि है। ओके, अंतिम प्रश्न आपने करवा दिया हिंदी में, ठीक है, हिंदी अब चल पड़ी। फाइनली अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा? क्या एक जो दोषी है, एक जो निर्दोष है, उनके लिए कुछ इजी हो जाएगा? भाई जो निर्दोष है उसको क्या न्याय जल्दी मिल जाएगा? बहुत जल्दी संभव है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक कल्प्रिट है, मेरे पास आया, उसको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, देसी बोलता है वो, मेरे पास आया और मैं एक महंगा वकील हूँ और जाके डन हुआ डील वील जो भी होनी जज साहब के पास जाके, क्योंकि एडवोकेट नहीं तो सब कुछ बात करनी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं जज साहब से क्या बात कर रहा हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश चल रहा है, उससे कोई, उन्हें तो देसी तरीके से बताया। परिणाम क्या होने वाला है इसका? परिणाम ये होने वाला है, जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बहुत बात होती है, आज भाषा के कारण न्यायालय में कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी, वो पारदर्शिता कम है। कारण क्या है कि 3 लोग, 2 वकील और 1 माननीय जज साहब, वो एक ऐसी भाषा में आपस में बात कर रहे हैं जिसको गांव से आया गरीब किसान, मजदूर, वो पीड़ित महिला जिसके साथ किसी ने अन्याय किया है, उस भाषा का एक शब्द नहीं जानती, तो वो नहीं समझ पाते, वो मूक दर्शक बने रहते हैं। उन 3 लोगों की बातचीत होती है और मेरे साथ तो 25 साल की आज मेरी वकालत हो गई। पहला सवाल कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही मेरे 70 से 80% क्लाइंट एक ही करते हैं, वकील साहब क्या हुआ? तो कम से कम 80 साल आज़ादी को हो गए, उसे ये तो पता चल जाएगा कि मेरे केस में तारीख लगी आज, जज साहब ने क्या पूछा। ऐसा कोई नहीं है जिसे हिंदी नहीं समझ आएगी, वो समझ पाएगा, वो अनपढ़ होगा। फैसला हम अंग्रेजी में थमा देते हैं तो कई वकील, कई अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग केवल फैसला पढ़कर ये बताने का कि आपके हक में हुआ या आपके खिलाफ हुआ, उस तक के पैसे लेते हैं। उससे तो मुक्त हो जाएगा। उसे अक्षर पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन शायद घर जाके वो अपने 4वीं 5वीं पास बच्चे को या 5वीं में पढ़ते बच्चे को दे देगा कागज़, तो वो भी बता देगा कि बापू इसमें ये लिखा है। क्या बात है। अब फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे इस भाषा को लेकर? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि उसको इंग्लिश आती है, ही इज़ इंटेलिजेंट, और उसको हिंदी आती है, नैरो माइंडेड। ऐसा अक्सर लोगों की एक मेंटेलिटी है। मैं तो केवल एक बात कहूँगा आपसे, छोटा सा सवाल आप सबसे पूछूंगा। मुझे एक बार इस विषय पर एक स्कूल में बुला लिया, मुझे नहीं पता था कि वहाँ जो है मेरे सामने केवल 5वीं से नीचे के बच्चे बैठे होंगे। इस विषय पर बोलना था, तो मैंने उनसे बात करने का मुझे जो समझ आया वही दोहरा रहा हूँ आपके साथ। वो ये था, मुझे ये बता दीजिए कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल है वो बड़ा है, या एक व्यक्ति जिसकी उम्र 5 साल है वो बड़ा है? एक व्यक्ति जिसकी जेब में 10 रुपये हैं वो बड़ा है, या एक व्यक्ति जिसके पास 10,000 रुपये हैं वो बड़ा है? मेरे कहने का भाव ये है, अंग्रेजी भाषा में मात्र 10,000 शब्द हैं, केवल 10,000 की वोकैबुलरी है। हमारी हिंदी और हमारी मूल भाषा संस्कृत जो भारत की है, उसके पास 1.5 करोड़ शब्दों की वोकैबुलरी है। हिंदी 1000 साल से ज़्यादा पुरानी भाषा है, अंग्रेजी केवल मात्र 500 साल पुरानी भाषा है। अंग्रेजी केवल 19 देशों की, दुनिया में 206 देश हैं, केवल 19 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। वो देश जहाँ कभी अंग्रेज़ों ने राज किया था, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, उन देशों की भाषा है। और 206 में से 201 देश में हिंदी बोलने, लिखने, समझने वाले लोग रहते हैं। तो भाषा कौन सी और किस भाषा में न्याय हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है कि हिंदी है, आप ही फैसला करते हैं। क्या बात है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इससे शानदार वीडियो आपको कोई नहीं मिल सकती। हिंदी को लेके मेरे अंदर तो जज्बा पैदा हो गया, क्योंकि हिंदी से एमए कर रखी तारे भाई ने, तो थोड़ा सा मैं और बूस्टअप हो गया भाई।
1.5 करोड़ आपके पास वोकैब है यार, तो आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।